वैश्विक भू राजनीति में व्यापार और निवेश से लेकर कनेक्टिविटी, जलवायु कार्यवाही के साथ साथ सुरक्षा तक के क्षेत्र में इंडो पैसिफिक रीजन एक खास महत्व रखता है। इसी का असर है कि भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक हिंद प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय व्यवस्था को खुला और नियम आधारित बनाए रखने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती दावेदारी को लेकर कई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके चलते इस क्षेत्र में कई बहुपक्षीय संगठनों का गठन किया गया है, फिर चाहे वो क्वाड हो या ऑकस। वहीं हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया अपने ऑकस सुरक्षा समझौते में नए सदस्यों को लाने पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वॉशिंगटन चीन के खिलाफ निवारक के रूप में जापान को शामिल करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जल्द ही ऑकस में नए देशों की एंट्री होगी। इसके साथ ही मुद्दा ये भी है कि क्या इन देशों के शामिल होने से चीन को रोकने में यह संगठन सफल हो पाएगा। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ऑकस है क्या। ऑकस समूह ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, जिस पर साल 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी की साझेदारी इस व्यवस्था का प्रमुख आकर्षण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर इसका फोकस या इस ओर इसकी उन्मुखता इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्यवाहियों के विरुद्ध एक सशक्त गठबंधन बनाता है। इस व्यवस्था में उक्त तीन देशों के बीच बैठकों एवं संलग्नताओं के साथ साथ उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे अप्लाइड एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकी और गहन समुद्री क्षमताओं आदि में सहयोग की एक नई संरचना शामिल है। गौरतलब है कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच दशकों से विशेष रक्षा साझेदारी रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सहयोगी के रूप में एक साथ लड़ाई लड़ी थी। वहीं इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य परमाणु पनडुब्बियों को साझा करना है, ताकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में भारत सहित 6 परमाणु पनडुब्बियों का संचालन करने वाले देशों में से एक बन सके। यह कार्य मौजूदा गठबंधन व्यवस्था के तहत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यूके और यूएसए के बीच परमाणु साझा करने की नीति बहुत सख्त है। मौजूदा समय में इस समूह में केवल 3 देश शामिल हैं, लेकिन इन दिनों चर्चा है कि जल्द ही इस समूह में नए सदस्य शामिल होंगे, जिसमें सबसे आगे जापान का नाम चल रहा है। साथ ही दक्षिण कोरिया की भी बात की गई है। हालांकि इन सब उठापटक के बीच जापान का नाम लगभग तय माना जा रहा है। ऑकस समूह का विस्तार कर जापान को शामिल करने के विचार के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जापान की भौगोलिक स्थिति है, जो इस समूह के लिए उसे खास बनाती है। विश्व मानचित्र पर जापान बेशक एक छोटा राष्ट्र प्रतीत होता है, जो चीन और रूस के सामने बौना है, लेकिन आकार से परे यह देश कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है। दरअसल जापान एशिया, दक्षिणी प्रशांत और अमेरिका के बीच समुद्री और हवाई चौराहे पर स्थित है। इस देश के पश्चिम में केवल सोवियत रूस, नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा चीन देश स्थित हैं। वहीं प्रशांत महासागर को पार कर पूर्व दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जैसे देश मौजूद हैं। वहीं दक्षिण कोरिया की भौगोलिक स्थिति पश्चिमी देशों को चीन से लड़ने से एक रास्ता प्रदान करती है। ऐसे में कई विश्लेषकों ने इसकी प्रासंगिकता बनाए रखने और चीन की विस्तारवादी नीतियों पर काबू पाने के क्रम में ऑकस की नई रूपरेखा तैयार की है। उनका मानना है कि अमेरिका से अब अकेले कोरियाई प्रायद्वीप की रक्षा की उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं है। वहीं कई विश्लेषक इन देशों को त्रिपक्षीय संगठन का हिस्सा बनाने पर इसलिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि इससे गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का उत्पादन करके दोनों देश अमेरिकी क्षमता के अंतर को पाटने में सक्षम हो सकेंगे। अमेरिका के मुताबिक इससे समुद्री नियम आधारित मानदंडों के प्रति चीन के खतरों का मुकाबला करना आसान होगा। साथ ही इस क्षेत्र के सहयोगियों को शामिल किए बगैर इंडो पैसिफिक में अमेरिका की पकड़ मजबूत नहीं हो सकेगी। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही देश जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल कर ऑकस के विस्तार के लिए राजी हुए हैं।
ये और बात है कि ऑस्ट्रेलिया पहले से इसके पक्ष में नहीं था। वहीं हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके लिए हामी भर दी है। गौरतलब है कि इस समूह में नए सदस्यों की मौजूदगी से AUKUS को मजबूती मिलेगी, क्योंकि जहां एक ओर चीन के विस्तारवादी और आधिपत्य नीतियों के प्रभाव में देश जी रहे हैं, वहीं 70,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी नौसेना का एक सबसे बड़ा बेड़ा भी यहाँ तैनात है। साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया खुद 2 शीर्ष सैन्य शक्तियां हैं। इसमें चर्चा थी कि अगर ताइवान के ऊपर चीनी आक्रमण होता है तो अमेरिकी गठबंधन तभी मजबूत हो सकेगा जब उसे जापान की वायुसेना और नौसेना का सहयोग मिलेगा। साथ ही इसके लिए दक्षिण कोरिया के आधारभूत संरचना और प्रत्यक्ष सैन्य योगदान के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो यह अमेरिकी क्षमताओं की समय पर पुनः तैनाती के लिए निकटतम स्रोत है, तो वहीं यह चीन, उत्तर कोरिया और रूस द्वारा एक साथ हुए हमले की स्थिति में जापान के पश्चिमी हिस्से की रक्षा करने वाला एक बफर देश हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों देशों के कारण ही चीन निकट भविष्य में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पूर्ण सामुद्रिक नियंत्रण करने की योजना नहीं बना रहा है। मौजूदा हालातों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि AUKUS को जापान और दक्षिण कोरिया तक विस्तारित किया जाएगा तो चीन की आक्रामक नीति बढ़ जाएगी, क्योंकि इस समूह से चीन और रूस के गठबंधन को मजबूत चुनौती मिलेगी। यह चुनौती न केवल रक्षा क्षेत्र में मिलेगी बल्कि इससे उसके आर्थिक हित भी प्रभावित होंगे। तो चलिए व्यूअर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। AUKUS में जापान के शामिल होने से चीन किस प्रकार प्रभावित होगा, विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।